जय। आज का हमारा रिसेंट टॉपिक है लेटेस्ट जजमेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं 2020 के लेटेस्ट जजमेंट जो हमारे लीगल एग्जाम में हमको एक अपर एज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला केस है राना नाहिद उर्फ रेशमा वर्सेस शाहिद उल चिश्ती। इस मामले में ये सवाल आया कि क्या फैमिली कोर्ट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट की सेक्शन 3 के अधीन सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखती है। वैसे इस केस का जजमेंट विभाजित निर्णय यानी स्प्लिट वर्डिक्ट के रूप में आया। ये केस निकला राजस्थान हाईकोर्ट से, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर जिसमें सेक्शन 3 मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम यानी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट की एप्लीकेशन को सेक्शन 125 सीआरपीसी में कन्वर्ट कर दिया और इसी ऑर्डर को हाईकोर्ट ने सेट असाइड किया। जस्टिस आर भानुमति का मानना था कि सेक्शन 3 और 4 की कोई भी एप्लीकेशन जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट के तहत लाई जाती है वह कहीं ना कहीं कहती है कि ऐसी एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में फाइल नहीं की जा सकती, जबकि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट की धारा 2 की सब सेक्शन 2 की एप्लीकेशन सीधे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के अधीन क्षेत्राधिकार देती है। उनका ऐसा मानना था और वह ऐसा इसलिए मानती थी क्योंकि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट की धारा 3 कहती है वेयर अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस और द अमाउंट ऑफ मेहर और डोअर due has not been paid or the properties referred to in clause D of subsection 1 has not been delivered to a divorced woman on her divorce. She or anyone duly authorized by her may on her behalf make an application to a magistrate for an order for payment of such provision and maintenance, meher or doer or the deliver of properties as the case may be. वहीं दूसरी ओर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि मेरी राय में फैमिली कोर्ट को कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के रूप में माना जा सकता है जब उद्देश्य तलाकशुदा महिला यानी मुस्लिम महिला को भरण पोषण के दावे का निर्धारण करने का हो। उन्होंने कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 और 8 को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की धारा 3 के खंड 2, धारा 3 के खंड 3, धारा 4 के खंड 1 और धारा 4 के खंड 2 की हार्मोनियस कंजाइंट रीडिंग करते हुए कुटुंब न्यायालय की धारा 20 के प्रावधान को ओवरराइड करते हुए ऐसा माना। हमारा नेक्स्ट केस है विनोद मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में यह सवाल आया कि क्या जांच एजेंसियों द्वारा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का प्रस्ताव याचिकाकर्ता के आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 के अधिकारों के खिलाफ है। इस मामले में स्पेशल जज ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वॉइस सैंपल लेने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के आवेदन को स्वीकार किया। स्पेशल जज का मानना था कि आरोपी ने खुद कहा कि अगर वॉइस सैंपल लेना और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना कानूनी तौर पर इसकी इजाजत है तो मैं इसे खुद कराने के लिए तैयार हूँ। अब जब ये मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा तो कहा कि लीगली नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट और बीप टेस्ट की अनुमति देना ठीक नहीं है जब तक ऐसा कराने की अनुमति खुद वह व्यक्ति ना दे दे। उस व्यक्ति के पास ऐसे किसी भी टेस्ट की सहमति देने के लिए राइट टू इलेक्ट और राइट टू रिफ्यूजल दोनों ही विकल्प मौजूद होते हैं। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय को रखकर बताया कि टेस्ट 3 तरह से हो सकते हैं, परमिसिबल विथ और परमिसिबल आउट कंसेंट, दूसरा परमिसिबल विथ कंसेंट ओनली, तीसरा इम्परमिसिबल ऑल टुगेदर और पॉलीग्राफिक टेस्ट परमिसिबल विथ कंसेंट ओनली कैटेगरी में आता है। आगे चलकर हाईकोर्ट ने स्पेशल जज की फाइंडिंग को माना कि अक्यूज ने खुद ही पॉलीग्राफिक टेस्ट की अनुमति दी थी और इसलिए उसके आर्टिकल 20 का किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकार का वंचन नहीं होता है। हमारा अगला केस है कोमल हेवाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में महिला को 25 वीक्स की ट्विन प्रेगनेंसी थी जिसमें लेडी सीरियस फोइटल एब्नॉर्मलिटी के ग्राउंड पर फोइटल रिडक्शन के प्रोसीजर की परमिशन चाहती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला की याचिका को 2 बेसिस पर खारिज कर दिया। पहला ये कि यह महिला के लिए सेफ नहीं है और दूसरा कि एक फोइटस रिडक्शन दूसरे नॉर्मल फोइटस रिडक्शन को प्रभावित करेगा। वैसे हमारे कानून में फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी के ग्राउंड पर अनबोर्न चाइल्ड की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की परमिशन है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में है। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसमें जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस बेंच में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मेडिकल बोर्ड बनाने के आदेश दिए। मेडिकल बोर्ड ने पाया कि फोएटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसके इलाज होने की संभावना नहीं है
बोर्ड ने आगे बताया कि एबनॉर्मलिटी केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मेडिकल बोर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 20 वीक्स जेस्टेशन में सब्सटेंशियल एंड सीरियस एबनॉर्मलिटी में पहले से ही लिस्टेड है। बोर्ड की कंक्लूजन के आधार पर हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और मेडिकल बोर्ड की सलाह के आधार पर पिटिशनर को फोइटस रिडक्शन की अनुमति दी। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।